आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। सो टुडे इट्स वर सेकंड लेक्चर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री और आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल और वी कैन से द सुपरमेसी, द राइज ऑफ द ब्रिटिश सुपरमेसी। और अगर हम सरल भाषा में बोले तो आज हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन बिफोर गोइंग टू द बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, जो हमें पढ़नी है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि जो गोलकोंडा रूलर था उसने इंग्लिश को पहली फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी थी इन मसूलीपट्टनम इन 1611। वो चीजें हमें याद रखनी है। और पहली जो फैक्ट्री लगी थी दैट इज द 1608 विद द परमिशन ऑफ द जहांगीर इन सूरत। ये चीज आपको याद रखनी है, पहले सूरत में, उसके बाद मसूलीपट्टनम में। पहली जो फैक्ट्री थी दैट वाज इन सूरत और सेकंड दैट वाज इन मसूलीपट्टनम। And this factory was in 1608 and this factory was in मसूलीपट्टनम 1611। और पहली फैक्ट्री फिर मसूलीपट्टनम में बनी क्योंकि इसको इन्होंने बनाया नहीं था। नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक। अब बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट था, वाई बंगाल वाज दिस मच इंपॉर्टेंट कि हर किसी की नजर, अगर हम ब्रिटिशर्स को देखें, अगर हम डच को देखें, अगर हम फ्रेंच को देखें, एवरीवन वाज, क्योंकि बंगाल वाज कैचिंग देयर आईज। वाई बंगाल वाज कैचिंग देयर आईज? Why was Bengal this much important? And with the conquest of the Bengal, we can say there was a gradual transfer of power from Nawab to Britishers. सिर्फ 8 साल में 8 years with the conquest of Bengal, जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है उस पर कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। Now why all eyes wise around Bengal? क्योंकि यहां पे हाई प्रोडक्शन ऑफ राइस, एक तो ये था। यहां पे ग्रेट वाटर ट्रांसपोर्ट, बहुत अच्छा वाटर ट्रांसपोर्ट बंगाल का। यहां पे मिड 17 में बंगाल वाज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क प्लस कॉटन। अब ये चीज आप समझे, कॉटन भी यहां से टॉप प्रोड्यूसर, सिल्क का भी टॉप प्रोड्यूसर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई ब्रिटिशर्स वर हैविंग द आइज ऑन दिस बंगाल बिकॉज ऑफ द बंगाल वाज बिगेस्ट सप्लायर ऑफ saltpeter and this saltpeter is an important ingredient in making gunpowder because of these things। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इवन ब्रिटिशर्स कैलकाटा आए, चिन्नासूरा आए, चंद्रनगर आए। तो यहां पे 3 अलग अलग जो ब्रिटिशर्स थे, अब इस टाइम की बात कर रहा हूं, ब्रिटिशर्स कैलकाटा में थे। जो डच थे, डच वायर इन चिन्सूरा। और जो फ्रेंच थे दे वायर इन चंद्रनागौर, ये यहां पे थे। लेकिन थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में पीछे जाना होगा थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए, जो पहली फैक्ट्री है ब्रिटिशर्स की इन बंगाल, वो सेटअप करते हैं 1651 में, अप्रोक्सीमेटली 1651 के टाइम पे। कहां पे? दैट इज इन हुगली में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहली यहां पे फैक्ट्री लगाती है। और इनको ऑर्डर कौन देता है? विद द परमिशन ऑफ सुल्तान शुजा। सिर्फ यही नहीं, ये सुल्तान शुजा इनको फ्री ट्रेड प्रिविलेज देता है। फ्री ट्रेड कहां पे? एक तो बंगाल में, प्लस बिहार में, प्लस उड़ीसा में। अब ये इतना दई क्यों होता है इनके लिए? और ऑन द कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 350 पाउंड्स, 350 पाउंड्स पे ये फ्री ट्रेड कर सकते हैं इन एरियाज में। ठीक है, 350 पाउंड्स पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक फेवर किया होता है इसको, शुजा को, क्योंकि जो रॉयल लेडी होती है वो बीमार होती है। अब ब्रिटिशर्स अपना डॉक्टर भेजते हैं इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, और वो ठीक हो जाती है। इसीलिए सुल्तान शुजा इन पे इतना ज्यादा रहम करता है। और इसके बाद हुगली के बाद जो है इन अप्रोक्सीमेटली 1951 1950s के बीच में, 1960s के बीच में ये और एक फैक्ट्री लगाते हैं दैट इज इन द कासिम बाजार में। ठीक है, कासिम बाजार में। और 1698 में क्या होता है? 1698 में, क्योंकि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का, 1698 में इनको दे ऑब्टेन द जमींदारी ऑफ विलेज,
क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला है कि जो अजीमुशान है, अजीमुशान 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 क्या काम करते हैं? ये इनको जमींदारी राइट्स देते हैं। किसकी? सुल्तानाती की। एक तो सुल्तानाती, इसके अलावा कलिकाटा की, कलिकाटा, और कलिकाटा के साथ गोविंदपुर, गोविंदपुर ऑन दिस सम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपीज, 1200 रुपीज में। और इसी के साथ साथ जब इनको यहां की जमींदारी राइट्स मिल जाती है, जो अजीमुशान है वो इनको सुल्तान ये दे देता है, तो इसके बाद 1700 में ये सेटअप करते हैं यहां पे, दैट इज द फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो पहले लेक्चर में मैंने बोला, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन यहां पे गेम चेंज होता है 1717 में। 1717 में जो है उस टाइम का जो एम्परर होता है दैट इज द फारूक सियार। फारूक सियार, फारूक सियार क्या काम करता है? ये रॉयल फरमान पेश करता है, ब्रिटिशर्स को रॉयल फरमान देता है, दैट्स कॉल्ड द रॉयल फरमान ऑफ 1717। इसमें क्या काम होता है? इसमें ये ब्रिटिशर्स को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाजत देता है। एक तो ड्यूटी फ्री ट्रेड, ड्यूटी फ्री ट्रेड, ड्यूटी फ्री ट्रेड के साथ साथ ये ब्रिटिशर्स को परमिशन देता है कि वो दस्तखत या परमिट्स भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी वाज अलाउड टू इशू दीज पासेस, क्योंकि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड करना है तो यू नीड अ पास फॉर दैट एट दैट टाइम। अभी भी अगर आपको यहां से गुड्स बाहर लेने हैं तो आपको परमिट होना चाहिए आपके पास। अगर परमिट नहीं है, आपको यहां से कश्मीर से बाहर गुड्स नहीं लेने दिया जाएगा। यह चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब यहां पे जो फारूक सियार है, फारूक सियार सिर्फ इतना ही नहीं करता है, फारूक सियार एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पे करता है, वो अपॉइंट करता है मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान को वो अपॉइंट करता है एज ए दीवान ऑफ बंगाल, एज ए दीवान ऑफ बंगाल। इसको कौन अपॉइंट करता है? फारूक सियार। फारूक सियार अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान एज ए दीवाना बंगाल। एंड सेम टाइम पे सिर्फ यही नहीं, मुर्शिद कुली खान को दीवाना बंगाल बना दिया, इसको सूबेदार भी बनाया जाता है बंगाल। अब इसके पास दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, अब इसके पास पावर आ जाती है, ये दीवान भी है, सूबेदार भी है। ये क्या काम करता है? ये अपनी पोजीशन का एडवांटेज लेके मुर्शिद कुली खान खुद को डिक्लेयर करता है नवाब ऑफ बंगाल। सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन। क्या बनाता है खुद को? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल खुद को डिक्लेयर करता है। जब ये खुद को नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर करता है, दैट मींस ही बिकम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। फर्स्ट, ये नोट करने वाली बात है, आप लिखिए ये कि ही बिकेम, दिस मुर्शिद कुली खान इन द 1717 बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। और उसके बाद, इसके मरने के बाद यहां पे आता है अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान एबीके। अलीवर्दी खान यहां पे 1740 से लेकर 1756 तक रहता है। अब देखिए, अलीवर्दी खान जो होता है वो बिहार में होता है। असल में ही वाज द डिप्टी गवर्नर ऑफ बंगाल, बिहार, डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। ये डिप्टी गवर्नर होता है बिहार का। ये क्या काम करता है? ये जो ग्रैंडसन होता है मुर्शिद कुली खान का, उसको मार देता है, किल्ड। दैट वाज नोन एज नवाब सरफराज खान, किल्ड सरफराज खान। ये सरफराज खान को क्या काम करता है? सरफराज खान को मार देता है। जब ये सरफराज खान को मार देता है, दिस सरफराज खान वाज ग्रैंडसन ऑफ मुर्शिद कुली खान, और अलीवर्दी खान इसी के साथ बंगाल और बिहार का राजा बन जाता है। ही बिकेम द नवाब ऑफ बिहार एंड बंगाल एट दैट टाइम। ठीक है, अब यहां पे जब ये आता है, ये ब्रिटिशर्स की तरफ उतना माइल नहीं होता है, ये खिलाफ होता है फ्रेंच के भी और इंग्लिश के भी। और ही डिड नॉट अलो द फोर्टिफिकेशन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश फैक्ट्रीज। ये बोल रहा है भाई साहब, आप कैलकाटा में, चंदरनगौर में, कहीं पे भी यू कांट डू द फोर्टिफिकेशन, नो फोर्टिफिकेशन, नो फोर्टिफिकेशन, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं होगी।
लेकिन यहां पे जो है अली वर्दी खान जो है 56 में मर जाता है, 1756 में ही डाइड। और इसके पास अब यहां पे टसल होती है क्राउन की स्टार्ट, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं होता, इसकी 3 बेटियां होती हैं, 3 डॉटर्स, 3 डॉटर्स। और ये क्या काम करता है, ये अपने ग्रैंडसन को, जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला, 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 ही डिक्लेयर्ड हिम एज ए सक्सेसर। ठीक है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो है ये इस टाइम पे 23 साल का होता है, 23 ईयर्स का। ठीक है, सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला अकेला नहीं होता है थ्रोन को कंटेंट करने के लिए। सिराजुद्दौला के 2 अपोजिशन होते हैं। एक तो इसका अपोजिट होता है, दैट इज शौकत जंग, याद रखना है, शौकत जंग। और दूसरा इसकी मौसी, दैट इज घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम और शौकत जंग। शौकत जंग इस टाइम पे फौजदार होता है। ठीक है, ये चैलेंज करते हैं सिराज को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पे देखिए, अब ये नवाब और इंग्लिश कंपनी के बीच इतनी दरार क्यों पड़ जाती है? पहली ही चीज जो है, वाई देयर वॉज दिस कंफ्लिक्ट, वाई दिस कंफ्लिक्ट, वाई कंफ्लिक्ट, वाई कंफ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी? पहला जो बड़ा रीजन था, दैट वाज फरमान ऑफ 1717। फरमान ऑफ 17, दैट वाज द फरमान ऑफ 1717। ठीक है, और ये मेन रीजन था, क्योंकि अगर ये दस्तक पास कर सकते हैं, अगर ये पासेज इशू कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो रेवेन्यू तो लॉस हो रहा है ना, देयर वाज द लॉस ऑफ रेवेन्यू, लॉस ऑफ रेवेन्यू, देयर वाज द लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर नवाब। और कंपनी क्या काम करती थी, ये मिसयूज करती थी दस्तक को, ताकि ये क्या काम कर सके, इवेड कर सके टैक्सेस को। क्योंकि कंपनी इस टाइम पे सिर्फ एज ए कंपनी ट्रेड नहीं कर रही थी, कंपनी के अंदर जो लोग थे दे वर डूइंग द इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ट्रेड। लेकिन जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई ट्रेड करता है इनमें से, उसको देना पड़ता था कस्टम ड्यूटी। लेकिन अगर उसके पास दस्तक होता तो उसको जरूरत नहीं थी। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा जो रीजन था, सेकंड रीजन, दैट वाज दे गिव द शेल्टर टू द कृष्णदास या कृष्ण बल्ला, कृष्ण बल्ला, या कहीं कहीं पे दास भी लिखा होगा, कृष्ण बल्ला दास। तो याद रखना है आपको कृष्ण बल्ला दास। हु वाज दिस कृष्ण बल्ला दास? कृष्ण बल्ला दास वाज द रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर। ये एक ट्रेटर होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है ये। और इसको क्या है, सिराज पकड़ता है किस केस में? सिराज इसको पकड़ता है इन केस ऑफ फ्रॉड। ये क्या काम करता है? फ्रॉड करता है, फाइनेंशियल फ्रॉड। अब ये यहां से भाग जाता है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इसको पनाह दे देती है, शेल्टर दे देती है। अब ये देखिए फरमान का मिसयूज, इसका भी। अब यहां पे देखिए तीसरी चीज जो मैंने पहले ही बोला, इसकी मौसी, दैट इज द घसीटी बेगम। ब्रिटिशर्स सपोर्ट घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम का सपोर्ट कौन करते हैं? दैट इज ब्रिटिशर्स। ठीक है, और कंपनी इसको सपोर्ट करती है कि वो नवाब को ओवरथ्रू करे। द डॉटर ऑफ अली वर्दी खान क्लेम्स को सपोर्ट करना इसके, कि भाई साहब ये थ्रोन मेरे बाप का है और मैं लूंगी। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है। इसके बाद मेन रीजन होता है द फोर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्ट विलियम्स, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम्स। अब चलिए, आपने गोडाउन खोला है, आपके पास फोर्ट विलियम्स है। अब आपने क्या काम किया? एक तो इसको फोर्टिफाई कर रहे हो, दूसरा आप उस पर गन्स तांग रहे हो।
ठीक है, आप इस पे गन्स टांग रहे हो। जब ये सब कुछ सिराज ने देखा तो सिराज ने क्या काम किया, सिराज ने इनको बोला कि भाई साहब आप रुक जाओ, डोंट डू दिस फोर्टिफिकेशन। अब ये नहीं माने तो सिराज स्टार्ट्स हिज एक्शन। और इस एक्शन में क्या काम करता है सिराज, 15 जून को 1756 को क्या काम करता है, सीज स्टार्ट करता है। किसका, ये सराउंड करता है फोर्ट विलियम्स को, सराउंड फोर्ट विलियम्स को सराउंड करता है। और ये जो सीज है, ये जो सराउंडिंग है, ये 5 दिन के लिए रहता है, 5 days। और 5 दिन के बाद जो फोर्ट है वो गिर जाता है, मतलब ब्रिटिशर्स भाग जाते हैं। और यहां पे जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 156 ब्रिटिशर्स होते हैं और ये भाग जाते हैं, क्योंकि जो ये फोर्ट विलियम्स है इसके पीछे से हुगली रिवर होती है। क्या होती है, हुगली रिवर। एस्केप्ड थ्रू हुगली रिवर, ये आपको याद रखना है, हुगली रिवर, थ्रू हुगली रिवर। हुगली रिवर इसके बैक साइड से होती है, तो ये भाग जाते हैं। जब ये यहां से भाग जाते हैं, अब सिराज क्या काम करता है, सिराज कैप्चर कर लेता है इस फोर्ट को, ठीक है। और जब फोर्ट फेल हो जाता है तो 20 जून 1756 को सिराज क्या काम करता है, इस फोर्ट को अपने कब्जे में ले लेता है। और ये सिराज का काम करता है, ये इसका नाम चेंज करता है और इसका नाम रखता है अलीनगर, अलीनगर, ठीक है। और सिराज खुद वापस चला जाता है कहां पे, मैड्रास, दैट इज मुर्शिदाबाद, ठीक है। ये सिराज जो है मुर्शिदाबाद आ जाता है। और ये जो फोर्ट है, ये जो फोर्ट विलियम्स है, ये किसके हाथ में दे देता है, दैट इज मानिकचंद, मानिकचंद। मानिकचंद को बोला जाता है भाई साहब आप रखिए ये, इसको प्लेस किया जाता है एज एन इंचार्ज, इंचार्ज ऑफ, इंचार्ज ऑफ फोर्ट विलियम्स, दैट्स हम कह सकते हैं अलीनगर, ठीक है। दिस वॉज कैलकाटा, अलीनगर वॉज कैलकाटा, कैलकाटा। अब कैलकाटा का किसको रूलर बनाया जाता है कि भाई साहब आप इसको संभालो, आप मेरे गवर्नर रहो यहां पे। अब मैंने आपको यहां पे बोला कि 146 या 156 लोग जो है, 146 नॉट 156, दिस इज 146, 146, 146 लोग यहां से भाग जाते हैं। और ये जो 146 हैं, इनको सिराज क्या काम करता है, कैप्चर करता है, इनको पकड़ता है ये, ठीक है। और बोला जाता है कि कुछ इंग्लिश मैन बोलते हैं कि कुछ इंग्लिश सोर्सेज जो हैं वो बोलते हैं कि सिराज ने क्या काम किया, इनको एक स्मॉल रूम में बंद किया, स्मॉल रूम में बंद किया, बहुत छोटा सा रूम था, वहां पे इन सबको बंद किया। दैट इज बोला जाता है कि दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 18 फीट लॉन्ग, 18 फीट लॉन्ग, 18 फीट का रूम था, अर्धा फीट का रूम या 18 फीट का रूम था, तो वहां पे बंद कर दिया इनको, ठीक है। ये जो हॉलवेल है, जेजर हॉलवेल, वो लिखते हैं अपनी किताब में, ठीक है। और ये लिखते हैं कि वहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं थी और अप्रोक्सीमेटली जो है 123 इंग्लिशमैन डाइड, 123 डाइड एंड 23 सर्वाइव्ड, ये बोला जाता है। लेकिन यहां पे जब हम बुक देखते हैं, दैट इज जस्ट जो गुलाम हुरैन ने लिखी है, दैट इज द बुक ऑन द हिस्ट्री, वो ऐसे किसी भी चीज का जिक्र नहीं करते। बोला जाता है कि दिस वाज एग्जरेटेड बाय दीज ब्रिटिशर्स। 14 फीट लॉन्ग, 14 फीट बड़ा लॉन्ग था ये, और 18 फीट लॉन्ग और 14 फीट वाइड था ये रूम। बोला जाता है दिस वाज मेड अप स्टोरी बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम, ठीक है, ठीक है। और वहां पे इसकी याद में, इनकी याद में इसको कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं दैट इज ब्लैक होल ट्रेजेडी। दिस इज नोन एज द ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, दिस वाज नोन एज द ब्लैक होल ट्रेजेडी।
ठीक है। एंड इस टाइम पे हॉलवेल क्या काम करते हैं, हॉलवेल मूवमेंट ऑफ टावर भी बनाया जाता है, हॉलवेल मूवमेंट ऑफ टावर, हॉलवेल मूवमेंट ऑफ टावर, जिसको फिर क्या काम करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी जो है इन 1940s, 1940s जो एससी बोस है, सुभाष चंद्र बोस जी, वो इसको रिमूव करते हैं, बोलते हैं ये क्या बकवास है, ये हटा लो, ये इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। ठीक है। अब ये चीज जब होती है यहां पे, अब ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि वो पोर्ट्रे करते हैं सिराज को कि ही वॉज ए क्रूअल मॉन्स्टर एंड ही वॉज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दीज पर्सन्स, जो इन्होंने खुद कहानी रची थी। क्योंकि आप नवीन चंद्र सेन का भी देखो तो वहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि देयर वॉज नथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो लिखते हैं ऐसा कुछ था, बट द फॉरेन ऑथर्स लिखते हैं, जो इंडिया की अपनी हिस्ट्री है, जो हमारे यहाँ के ऑथर्स हैं ज़्यादातर वो इसको नकारते हैं, बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब यहां पे देखिए, अब जब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद जो हमने देखा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद क्या होता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद इनकी अंग्रेजों की मदद के लिए आता है बंदा जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। एक बहुत बड़ा बहरा आता है, कहां से, मद्रास से, मद्रास में भी इनका बेस होता है, तो मद्रास से वो आ जाते हैं। और यहां पे आपको एक नाम याद होगा, दैट इज जो मैंने अभी बोला, दैट इज मानिकचंद, मानिकचंद। मानिकचंद को पैसे दिए जाते हैं, ही वॉज ब्राइब्ड, ही वॉज ब्राइब्ड, और वो करप्ट हो गया। अब मानिकचंद करप्ट हो गया, ठीक है, मानिकचंद करप्ट हो गया। अब फरवरी 1757 में क्या काम होता है, फेब 1757 में, 17 फेब 1757 में, 1757 में ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो एक पीस ट्रीटी करें। ठीक है, नवाब को पीस ट्रीटी करनी चाहिए इंग्लिश के साथ, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर। यहां पे ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं भाई साहब, जो हमारे पास प्रिविलेज था ट्रीटी ऑफ अलीनगर में, आप पुराने जितने भी फार्मर प्रिविलेज हैं ट्रेड के वो वापस कीजिए, फार्मर, फार्मर प्रिविलेज, फार्मर प्रिविलेज फॉर ट्रेड, वो वापस हमें दीजिए, दैट मीन्स जो फरमान में लिखे थे, और आप हमें परमिशन दीजिए, परमिशन फॉर फोर्टिफिकेशन। ट्रीटी ऑफ अलीनगर में ये चीजें लिखी थी, दैट एक तो आप वापस दीजिए हमें जो चीजें हमारे पास थी, और दूसरा हमें परमिशन दीजिए कि हम फोर्टिफाई कर सके कैलकाटा को, और बोलते हैं आप पे कीजिए कंपनसेशन, कंपनसेशन जो आपकी वजह से इंग्लिशमैन मरे हैं। ठीक है, ठीक है, यही चीजें। और इसके साथ साथ इंग्लिश बोलते हैं कि भाई साहब इतना ही नहीं, अब नवाब को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस मामले में जब ये सारी चीजें देखी जाती है, जब ये सारी चीजें होती है, अब सिराज बोलता है भाई साहब अब तो एक ही चीज है कि मैं जंग लड़ूंगा, आई विल फाइट। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे पहला ही पर्सन जो नवाब को धोखा दे देता है, दैट इज अमीचंद। अमीचंद, ही वॉज द मिडल मैन, ही वॉज द मिडल मैन, ही वॉज द मिडल मैन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड नवाब। यही डील करवा था बीच में, ये मिडल मैन था। अब लेकिन ये ब्रिटिशर्स के साइड था, और दूसरा नाम हमारे पास है जो मैंने अभी आपको बोला, दैट्स मानिकचंद। इसको तो पहले ही घूस दी थी, ये भी नवाब के खिलाफ हो जाता है। इसके साथ साथ जगत सेठ ब्रदर्स, जगत सेठ ब्रदर्स जो बैंकर होते हैं इस टाइम के, बैंकर, ये भी नवाब के खिलाफ हो जाते हैं।
और इनके साथ साथ घसीटी बेगम, वो भी नवाब के खिलाफ हो जाती है। और सबसे मेन चीज, जो नवाब का सपेसिलार होता है, दैट इज द कमांडर होता है, जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर भी क्या काम करता है, वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करता है। और इसी के साथ साथ होता है दैट इज द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 और 23 जून को दोनों आर्मीज जो है वो मिल जाती है प्लासी में। दैट्स अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, 30 किलोमीटर साउथवर्ड्स फ्रॉम मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पे। और यहां पे आप देखिए, यहां पे ब्रिटिशर्स के पास एक तो 1000 यूरोपियन सोल्जर्स होते हैं और 2000 इंडियन सोल्जर्स होते हैं, लेकिन नवाब के पास अप्रोक्सीमेटली 50,000 मैन होते हैं। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है, कमांडर कौन था, मीर जाफर। और यहां पे कुछ ही सोल्जर्स जो हैं नवाब की तरफ से फॉर्टली, जो हम कह सकते हैं ब्रेवली लड़ते हैं, क्योंकि बाकी सारी सोल्जर्स जो हैं वो किसके साथ होते हैं, मीर जाफर के साथ। और मीर जाफर बीच में ही भाग जाता है, अपने वो सोल्जर्स ले जाता है, क्योंकि जब आर्मी का कमांडर ही भाग जाए, वही ट्रेटर निकले, तो कोई भी कंट्री क्या लड़ सकती है। ठीक है, यहां पे कुछ नाम है जो हमें याद रखने हैं, दैट इज मीर मदन, मोहनलाल, ये लीड करते हैं उस टाइम पे। कौन कौन लीड करता है, एक तो मीर मदन, जब मीर जाफर भाग जाता है, मीर मदन प्लस मोहनलाल फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं, इन ट्रेटर्स के खिलाफ भी लड़ रहे थे। ठीक है, और इसके बाद मीर मदन जो है, ही वॉज किल्ड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। और यहां पे क्या होता है, 1757 बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला जो है वो अपनी जान दे देता है। ठीक है, जब सिराजुद्दौला, इसके बाद जब मीर मदन मर जाता है, तो मीर मदन के मरने के बाद ही जो है, जो नवाब है सिराजुद्दौला गॉट किल्ड। कुछ बोलते हैं कि मीर जाफर ने ही इसको मारा था। ठीक है, और कुछ बोलते हैं ही गॉट किल्ड बाय सन ऑफ मीर जाफर। सन ऑफ मीर जाफर, और ज्यादा सोर्सेज यही मिलते हैं कि जो मीर जाफर का बेटा था वही मार देता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ये मार देता है इसको। अब इसके बाद क्या होता है, जब सिराज की डेथ हो जाती है, जब सिराज मर जाता है, उसके बाद अब मीर जाफर सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, सो मीर जाफर क्लेम्ड थ्रोन। मीर जाफर बन जाता है नवाब। मीर जाफर क्या काम करता है, ही बिकेम द नवाब। ठीक है, और इसको नवाबशिप कौन देता है, भाई क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव अब इसको देता है। अब इसी टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव बिकम द गवर्नर ऑफ द बंगाल। हम इस पे आएंगे रॉबर्ट क्लाइव पे अलग से। ठीक है, अब कंपनी के पास पूरा राइट होता है, अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और ब्रिटिश ऑफिसर्स डजंट हैव टू पे एनी टैक्स नाउ। ठीक है, एंड दे ऑल्सो रिसीव्ड आफ्टर दिस अप्रोक्सीमेटली जमींदारी फॉर 24 परगनास। जमींदारी फॉर
24 परगनास, 24 परगनास। और मीर जाफर को बोला गया भाई साहब 50 लाख रुपया आप गिफ्ट दो, 50 लाख, 50 लाख। और इसी के साथ साथ फ्रेंच पावर भी बंगाल में खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ ब्रिटिशर्स बिकम इमर्ज्ड। अगर इसका हम निचोड़ निकाले इस बैटल ऑफ प्लासी का, तो वी कैन से ब्रिटिशर्स बिकम इमर्ज्ड एज द किंग मेकर्स ऑफ बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नाउ दे वर द किंग मेकर्स। किंग मेकर्स ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ दे वर द किंग मेकर्स ऑफ बंगाल। अब ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया, अपने 6000 सोल्जर अप्रोक्सीमेटली वहां पे रखे। ठीक है, ठीक है, यहां पे रखे। ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। ठीक है, इसको कुछ जो हमारे पास ऑथर्स हैं वो लिखते हैं कि दिस बैटल ऑफ प्लासी was followed by a night of eternal gloom for India. और ये भी बोलते हैं कि देयर वॉज नो सच अ बैटल वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज वर सो वास्ट, सो इमीडिएट एंड सो परमानेंट। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। अब इसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर को भी हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद देयर कम्स द थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास और मुगल्स वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है, मीर जाफर के बाद आता है मीर कासिम। मीर कासिम थ्रोन ले लेता है। ही वॉज द सन ऑफ मीर जाफर। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट उठना लगा। ठीक है, फिर से कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे आप देखिए, जो मीर कासिम था वो यहां पे क्या काम करता है, मीर कासिम ग्रांट करता है जमींदारी। किनको? कंपनी को, बुर्दवन की, मंडापुर की और चित्तगोंग की। मीर कासिम क्या काम करता है, अपने रूल को कामयाब बनाने के लिए वो पहले ही जमींदारी राइट्स देता है कंपनी को। कहां पे? बुर्दवन में, प्लस इसके अलावा जो बुर्दवन और मिंडापुर के अलावा चित्तगोंग के लिए। ठीक है, चित्तगोंग के लिए। लेकिन यहां पे कुछ चेंज जो है वो मीर कासिम लाता है। मीर कासिम पहले ही क्या काम करता है, मीर कासिम अपनी कैपिटल ट्रांसफर करता है। इसको समझ आता है ब्रिटिशर्स किसी के सगे नहीं है। कैपिटल ट्रांसफर करता है। कहां पे? ये अपनी कैपिटल ले जाता है मुंगेर। ये अपनी कैपिटल ट्रांसफर करता है। पहले कैपिटल कौन थी? मुर्शिदाबाद। अब ये मुंगेर ले जाता है बिहार, ताकि कंपनी का ज्यादा असर ना पड़े मेरे कोर्ट पे। ठीक है, और ये चाहता है कि मैं अब अपना फाइनेंस ठीक करूं। ठीक है, अब और क्या काम करता है ये सबसे बेस्ट काम करता है यहां पे। ये बोल रहा है भाई साहब देयर विल बी नो दस्तक्स। ठीक है, देयर विल बी नो दस्तक्स, कोई दस्तक नहीं होगा। ठीक है, ये क्या काम करता है? एबॉलिश दस्तक्स। ये बोल रहा कोई दस्तक नहीं होगा। ये एबॉलिश्ड एवरी दस्तक एंड एवरी कस्टम ड्यूटी। ये सारी कस्टम ड्यूटी और दस्तक को एबॉलिश करता है। अब यहां पे एक ही फुटिंग पे आ जाते हैं। इंडियंस भी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ही प्लेटफॉर्म पे, ना उनको टैक्स देना पड़ता है ना इनको टैक्स देना पड़ता है। अब कंपनी नवाब को बोलती है भाई साहब आप कस्टम ड्यूटी लगा लो।
मीर कासिम बोलता है मैं नहीं लगाने वाला भाई, मैं तो लगाऊंगा ही नहीं कस्टम ड्यूटी। इसके साथ साथ ये क्या काम करता है, जो मुंगेर में इसने कैपिटल ट्रांसफर कर रही की होती है, ही मेड ए गन फैक्ट्री देयर। गन फैक्ट्री, ये वहां पे एक गन फैक्ट्री भी लगाता है, ठीक है, गन फैक्ट्री भी लगाता है। अब यहां पे एक छोटा सा बैटल होता है और मीर कासिम हार जाता है, ब्रिटिशर्स उस पर हमला करते हैं, मीर कासिम हार जाता है और मीर कासिम भाग जाता है। ठीक है, क्या काम करता है, मीर कासिम भाग जाता है। मीर कासिम, शॉर्ट बैटल एंड मीर कासिम लॉस्ट। और ये क्या काम करता है, ये भाग जाता है। कहां आता है ये आता है किसके पास, अवध। और अवध का इस टाइम पे रूलर होता है, दैट इज शुजाउद्दौला, नॉट सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। अब ये क्या काम करते हैं ये मिलके, एक तो हमारे पास एक तो मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला और इनके साथ साथ शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ये अपनी आर्मीज को जमा करते हैं। नाउ देयर इज द अलायंस, नाउ देयर इज द अलायंस, और दे आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ 40,000 to 60,000 सोल्जर्स। ठीक है, कितने, इनके पास अप्रोक्सीमेटली 40,000 से 60,000 तक सोल्जर्स होते हैं। वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 7,000 सोल्जर्स होते हैं, 7K। लेकिन ये 7K किसके अंडर होती है, दैट इज द मेजर मुनरो, मेजर मुनरो, मेजर मुनरो। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस क्या काम करते हैं, ये दोनों फोर्सेस आपस में जंग करते हैं। दे मेट एट द बॉक्सर। बॉक्सर कहां पे है, अब दोनों आर्मीज कहां पे मिलती है, बॉक्सर में। अब ये बॉक्सर कहां पे, दिस बॉक्सर इज इन बिहार। कौन सी डेट पे, दे मेट ऑन बॉक्सर ऑन 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764, यहां पे मिलते हैं ये। ठीक है, और नाउ दिस वाज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, दिस वाज कंसिडर्ड एज द बैटल ऑफ बक्सर। देखिए, इतनी आर्मी होने के बाद भी ये हार जाते हैं। वाई, बिकॉज दे आर बाय द बेटर वेपन्स एंड द टेक्नोलॉजी। क्यों हार जाते हैं, रीजन टेक्नोलॉजी एंड वेपन्स, और दूसरी चीज जो देयर वाज नो यूनिटी ऑफ कमांड। कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी, कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी। देयर वाज नो स्ट्रैटेजी अमंग द इंडियन फोर्सेस। देयर वाज नो, वी कैन से, वो कोई बादशाह ऐसा नहीं था, रूलर ऐसा नहीं था जो अपने सोल्जर्स को उस तरीके से चला सके। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद जब मीर कासिम जो है, इसके बाद वापस लाया जाता है मीर जाफर को। मीर जाफर नाउ बिकेम द अगेन बिकम द, हम कह सकते हैं, जनरल ऑफ द बिहार, ये बंगाल, दैट नवाब ऑफ द बंगाल। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ अब यहां पे जब ये हार जाते हैं तो यहां पे एक ट्रीटी साइन होती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस पे क्वेश्चंस आए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या काम किया जाता है, अब नवाब ऑफ अवध को बोला जाता है। ये कौन साइन करता है, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को एक्सटेंशन मिल जाता है, दूसरी बार ये बनता है गवर्नर इसका, बिहार का।
अब यहां पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या बोला जाता है कि जो नवाब ऑफ अवध है उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, तो ही हैज टू गिव द वॉर इंडिमिनिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज, 50 लाख पैसा उनको, 50 लाख रुपए इनको देना पड़ेगा। और नवाब को बोला जाता है कि भाई साहब आप सरेंडर कर लो इलाहाबाद एंड कोरा। ठीक है, इलाहाबाद सरेंडर, इलाहाबाद एंड कोरा। किसको? टू शाह आलम। टू शाह आलम। ठीक है, अब नवाब को बोला गया आपको ट्रीटी भी लिखनी है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव ट्रीटी दोनों लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो एक ट्रीटी थी, ये थी शुजाउद्दौला के साथ। अब दूसरी ट्रीटी है एम्परर के साथ करता है, दैट इज द शाह आलम के साथ, दैट इज द सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दो ट्रीटीज है इलाहाबाद की। सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, आप समझ लेना टीओए। अब यहां पे ये किसके साथ होती है? मुगल एम्परर जो शाह आलम सेकंड है। और बोला जाता है कि जो एम्परर है ही विल बी टेकन इन द कंपनीज प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब इसको एक वर्चुअल प्रिजनर माना जाएगा, और इसको बोला जाता है मतलब जो वर्चुअल प्रिजनर, वर्चुअल प्रिजनर, वर्चुअल प्रिजनर इसको माना जाएगा। इसके साथ साथ एम्परर इशू करेगा एक फरमान, फरमान एक, कब? दैट इज ऑन द 12th अगस्त 1765। दैट, अब क्या इस फरमान में क्या लिखा होगा? वी विल गेट द दीवानी ऑफ, दैट मीन्स वी कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। भाई साहब इन सारी एरियाज से हम क्या काम करेंगे? इन सारे एरियाज से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, दीवानी राइट्स हमें मिलेंगे, और इसके बदले हम 26 लाख रुपीस एम्परर को देंगे ताकि वो निजामत चला सके। अब आप देखिए, अब फाइनेंस सब कुछ कौन ले रहा है? सब फाइनेंस सब कुछ कौन ले रहा है? दैट पैसा सब कुछ ले रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। और नवाब को तो बोला गया भाई साहब अब आपको क्या काम करना है? यू हैव टू सरेंडर। नवाब ने तो सरेंडर किया, फॉरेन अफेयर्स भी उनके साथ में, दैट मीन्स बोथ वर द निजामत फंक्शंस। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे दो चीजें हुई। ठीक है, यहां पे दो चीजें हुई, यहां पे दो चीजें हुई जो आपको समझनी है। एक चीज जो यहां पे हुई दैट इज जो निजामुद्दौला है, दैट इज सन ऑफ द मीर जाफर, निजामुद्दौला, इसको बोला गया आप अपनी आर्मी रिड्यूस कीजिए। निजामुद्दौला, निजामुद्दौला, एक चीज क्या बोला गया था? बैटल ऑफ, जो मैंने इससे पहले ही बोला था आपको कि भाई साहब आप अपनी आर्मी रिड्यूस कीजिए, रिड्यूस आर्मी, जो इसने की, जो इसने आर्मी रिड्यूस की। और दूसरा बोला गया आप डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स दोनों छोड़ दोगे। ठीक है, ठीक है, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो किसके हाथ में रहेगी? वो नायब सूबेदार के हाथ में रहेगी, नायब सूबेदार के हाथ में। और नायब सूबेदार को कौन अपॉइंट करेगा? दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज देखिए, अब ये चीजें मैंने आपको बोली, अब यहां पे एक चीज देखिए आप, द इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे दो फंक्शंस थी, एक तो थी निजामत फंक्शन। ठीक है, एक तो दो फंक्शंस, मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। पहली थी दीवानी फंक्शंस, दीवानी फंक्शंस, और दूसरी जो थी दैट वर निजामत फंक्शंस, निजामत फंक्शंस। अब ये दीवानी फंक्शंस में क्या था? जो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, दीवानी में गवर्नेंस। ठीक है, अब यहां पे निजामत में क्या था?
निजामत में था डिफेंस प्लस लॉ एंड ऑर्डर प्लस जस्टिस, ये सारी चीजें। और यहां पे गवर्नेंस में टैक्स और बाकी सारी चीजें। So this is called as the dual government of Bengal. This is called as the dual government of Bengal. Dual government of Bengal. Not, this is called the dual government of Bengal. ठीक है, इसी को कहा जाता है डबल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, कंपनी के पास सारे पावर्स हैं, कंपनी हैज ऑल द पावर्स। ठीक है, नाउ कंपनी हैज द पावर टू कलेक्ट टैक्स, कंपनी हैज द पावर टू अपॉइंट द नायब सूबेदार, कंपनी हैज ऑल द रियल पावर्स, all the real powers with company, all real power with company. whereas जो responsibility थी, responsibility was with नवाब, responsibility नवाब की shoulders पे थी। ठीक है, and this was considered as डिवल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। अब डिप्टी सूबेदार के पास आप एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हो और बोल रहे हो डिप्टी सूबेदार को जो है अपॉइंट कंपनी करेगी और उसको नवाब रिमूव नहीं कर सकता जब तक कंपनी अप्रूवल ना दे। सो ये क्या था? ठीक है, एंड हियर इट बिगन्स विथ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम बंगाल। यही जो था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, देयर स्टार्ट द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब यहां पे ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट होती है। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव खुद लिखते हैं कि ऐसा कन्फ्यूजन, ऐसा ब्रेवरी, ऐसी जो हम ब्रेवरी कहते हैं, करप्शन, ऐसा एक्सटॉर्शन दुनिया में कहीं पे नहीं देखा होगा आपने जो बंगाल में इस टाइम पे हुआ। ठीक है, जो इस टाइम बंगाल में हुआ। देयर वॉज द डिसरप्शन इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिजिनियस इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो गई। दिस हैड द वास्ट वास्ट कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर मुझे आप बोलो कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, significance, what was the significance? The first was the political significance, that British became the de facto ruler. British क्या बने? That de facto ruler. They became the de facto rulers. अगर आप इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बोलो तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो गई। स्ट्रैटेजिक बोलोगे, नाउ बंगाल, अवध, मुगल एम्पायर वाज जैसे रबर स्टैंप, इतना आप लिख सकते हो। रबर स्टैंप इंडियन रूलर्स, रबर स्टैंप रूलर्स। ठीक है, और मिलिट्री सुपीरियरिटी ब्रिटिशर्स की वो देखने को मिलती, सुपीरियरिटी वो देखने को मिली। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ये चीजें हम बोल सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें हुई और इट रिन्यूड, और जो हमारे पास यहाँ का हम कहते हैं इंडस्ट्रीज थी, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रॉयड इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज। इवन इसी टाइम पे 1770 के टाइम पे ही देयर वाज ह्यूज फेमाइन। 1770 बंगाल फेमाइन, लाखों लोग मरे इस फेमाइन की वजह से, लाखों लोग। ठीक है, बहुत बड़ा फेमाइन था, और ऊपर से ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारे पास। दिस वाज द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जो हमें याद रखना है। ठीक है, दिस वाज द बैटल ऑफ बक्सर एंड द बैटल ऑफ प्लासी। नाउ एक चीज, अब यहां पे
कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है. We will try to cover them in next class. That is the constitutional history. Now we will come to the constitutional history क्योंकि 1770s के हम तह तक पहुँचे हैं. तो यहाँ से जो है एक नया ऑरा स्टार्ट होता है, नया एरा स्टार्ट होता है, जहाँ पे अब ब्रिटिशर्स क्या काम करते हैं 1773 से. दे स्टार्ट रेगुलेटिंग दिस ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ दे डोंट वांट टू बी अ कंपनी ऑफ द ट्रेड. Now they want to battle up Buxar, battle up Plassey, change the geopolitics and the dynamics of the subcontinent. Now they want to control India. Now they want to make it a colony. So we will go through in the depth of the Regulating Act of 1773. After that, the Charter Act of 1784. After that, we will go through the Pitt's. That's also known as the Pitt's India Act. I mean, we will go through the Charter Act of 1793. We will go through the Charter Act of 1813, 1833. And after that 1853, after that we will come to this land revenue policies, that is the permanent settlement की हम बात करेंगे. We will talk about the Mahalwari system, we will talk about the Ijara system. After that we will talk about the commercialization of agriculture, how this happens. And after that we will go to the revolt of 1857. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको समझ आता है कि नहीं मेरा. थैंक यू all of you.